कोएग्जिस्टेंस, ये सब उसी के अलग अलग नाम है। इसके अलावा और कुछ? हाँ जी, माइक। तो व्यवस्था में नहीं है तो क्या उसका कारण कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता? मानव व्यवस्थित नहीं है, उसका अर्थ कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का जिस डायरेक्शन में यूज करना था वो डायरेक्शन अभी नहीं मिली और मिसयूज हो रहा है। कुछ भी ऐसे नहीं, तो जब तक उस पर्पस तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ उटपटांग होना इस बात की सूचना है कि ये वो नहीं है जो होना है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि तीनों अवस्थाओं में कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था में? हाँ, तीनों अवस्थाओं में, मतलब मानव को फिर पत्थर हो जाना चाहिए। तो तीनों अवस्थाओं में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वहां कोई कर्म करने की छूट भी नहीं है। जैसे कहा, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, पत्थर पत्थर ही रहेगा। एक चिड़िया जैसा घोंसला बनाती है वैसे ही बनाएगी, बंदर को नहीं बनाना है तो नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है कि वहां क्रोध भी एक लेवल तक की है, एक लेवल तक का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। मानव में एक अनलिमिटेड एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जड़ संसार में भी और चैतन्य संसार में भी। मतलब जिंदा रहने के धरातल पर भी हमने जो कर डाला, इसमें भी और कुछ करेंगे, और जीने की बात आएगी तो फिर उसके भी डायमेंशन बहुत अलग है। तो मानव में चूंकि कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, तो मानव, पशु जिस काम को बिना समझे करता है, मानव को वो काम समझ के ही करना होता है। वैसे पशु के शरीर में भी 70% पानी है, मानव में भी 70% पानी है, लेकिन पशु बिना सीखे तैरता है, हम लोग सीख के ही तैर पाते हैं। सैद्धांतिक रूप से दोनों का शरीर डूबने की जरूरत नहीं है क्योंकि 70% पानी है, लेकिन हमको वो चीज सीखना होता है। पशु उसी को बिना सीखे करता है, इसलिए वो उसका सारा वंश विधि से चलता है। हम संस्कार विधि से चलते हैं, सीखते हैं और करते हैं। ऑब्वियस यही है कि वो समझ सकता है और समझ के अनुसार जैसा मानता है वैसा जीता, ही ऑब्वियस। और मानना गलत है तो जीना गलत हो गया। बढ़िया, आगे चलें। तो जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इससे ये समझ में आया कि व्यवस्था का स्वरूप बॉटम अप है कि टॉप डाउन है। व्यवस्था का स्वरूप बॉटम अप है। बॉटम अप का मतलब पार्टिकल मिलके एटम फॉर्म करते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके आगे, तो ये नीचे से ऊपर है। व्यवस्था का स्वरूप नीचे से ऊपर है, ये क्लैरिटी हमारी बने। आगे बैठना चाहते हैं? नहीं, हो जाएगा। चेहरा आगे उठा के ले आओ। क्या तो समझना चाहते हो तो चेयर कहीं भी डालिए, समझना महत्वपूर्ण है। नहीं, चेयर उठा के ले आओ, आगे डाल दे। हाँ ठीक है, वहां से भी विजिबल। हाँ जी, शर्मा जी नमस्कार। कहाँ थे? ब्रेक के पहले कहाँ थे? स्वतंत्रता में थे? पिछले सत्र में थे? बोल नहीं पा रहे हो इसलिए नहीं थे। दूसरे के भाव और विचार को नहीं देख सकते हो। तो यदि मानव के रूप में समझने की बात करेंगे तो वो स्वयं में होता है, दूसरे में कभी नहीं होता है। व्यवस्था को समझने की बात करेंगे तो परिवार में होता है, उससे बाहर नहीं होता है। क्योंकि बाहर तो आप निपटा देते हो और घर में निपट जाते हो। जो तरीके हमारे बाहर काम आते हैं वो घर में काम नहीं आते हैं, इसलिए वहां पता चलता है कि यार मैं कैसे हैंडल करूंगा। आप निपटा तो सकते नहीं, तो वहां फिर हमारे को या तो जीना है नहीं तो झेलना है। फिर से रिपीट करता हूं, मानव के रूप में स्वयं को मानव को समझना है तो स्वयं में समझना होता है, और व्यवस्था को समझना है तो परिवार में समझना होता है। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा इसी का मल्टीप्लिकेशन है। समाज क्या है? परिवारों का समूह है।
व्यवस्था क्या है? देश की हो या पूरी धरती की हो, कुल मिला के परिवारों का समूह है। सार बात इतनी। और परिवार ही ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है। कल आपने वो अच्छा शब्द यूज किया अरविंद जी, मेरे को अच्छा लगा, ओरिजिनल ऑब्जर्वर। ये मानव का सम्मान है। हर मानव बाय बर्थ रिसर्च स्कॉलर है। हर मानव बाय बर्थ ओरिजिनल ऑब्जर्वर है। यदि उसकी ऑब्जर्वेशन की ताकत को पोषण दिया जाए तो, यदि उसकी ऑब्जर्वेशन की ताकत को पुश किया जाए। देखो अभी जैसे कोई भी गेस्ट घर में आया तो क्या बोलते हैं? पैर छू। क्योंकि आपके बच्चा किसी का पैर छूता है, उससे सिद्ध होता है कि आपका बच्चा ओबीडियंट है ना? और बच्चे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पता नहीं है, एक सिद्धि। और बच्चा उनके जाने के बाद फिर आपको समझाता ही है, किसी के भी पैर छुआने लगते हो, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हमारा ज्यादा प्रयास ऐसा है कि हम अच्छे दिखे कैसे। तो इस सेंस में हम कहेंगे कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि व्यवस्था का स्वरूप की बात करेंगे, हम अपनी व्यवस्था की बात करेंगे, वो ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर? अस्तित्व में व्यवस्था नीचे से ऊपर है। पार्टिकल मिलके एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल। हमको लगता है कि हमको घर को नियंत्रित करना है। पिताजी सबको नियंत्रित करेंगे या माताजी सबको नियंत्रित करेंगे, या घर का मुखिया सबको नियंत्रित करेगा, या इंस्टीट्यूशन का मुखिया सबको नियंत्रित करेगा, राज्य का मुखिया सबको नियंत्रित करेगा, देश का मुखिया। और फिर देशों में कंपटीशन होगा कि सारे देशों को कौन नियंत्रित करेगा। मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया था, आदमी की कुल सारी प्रॉब्लम का रूट इतना ही है कि उसके भीतर दूसरों को चलाने की प्रवृत्ति का मतलब है चलेगी किसकी, है ना? तो मेरे भीतर भी झगड़ा यही है कि चलेगी किसकी। एक मन ये बोलता है, दूसरा मन ये बोलता है, ये सही है कि ये सही है, ये करूं कि ये करूं। मेरे भीतर भी लड़ाई यही हो रही है कि चलेगी किसकी। सास बहू की भी लड़ाई यही है कि चलेगी किसकी। बहू के आने से पहले पूरी सत्ता सास की थी, और बहू उसमें आके अपनी पार्टनरशिप मांग लेती है। उसको लगता है कि नहीं तू मेरी सत्ता में शामिल हो जा, वो कहते नहीं मेरी अलग सत्ता होगी। तो ये झंझट शुरू। बाप बेटे में अक्सर ईगो क्लैश होता है, क्योंकि अभी तक बाप की घर में चल रही होती है, और उसको देख के बेटे को भी लगता है कि मेरी भी चलनी चाहिए। देखा तो तुम ही को है, बेटा तुम्हारा ही हो। अब बाप को लगता है तुम मेरी सत्ता को ललकार रहे हो, और एक दिन ये होता ही। तो ये सब सामान्य घटनाएं हैं। यदि उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे के रूट हमको ध्यान में आ जाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम फिर वैसी नहीं लगेंगी जैसे अभी लग रही हैं। तो देश में भी यही लड़ाई है, राज्य में भी यही लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टी में भी यही लड़ाई है, संस्थाओं में भी यही लड़ाई है, मंदिर में भी यही लड़ाई है, ट्रस्ट में भी यही लड़ाई है, दो देशों में भी यही लड़ाई है, दो प्लेनेट मिलेंगे तो वहां भी यही लड़ाई पहले से हो ही रही है। स्टार वॉर्स की बात चल रही है। तो कुल मानसिकता इतनी है। तो पहले भी कहा, जिसकी स्वयं पे नहीं चलती वो दूसरों पे चला के अपने में ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को मिटाता है। जिसकी खुद पे चलती है उसको दूसरों पे प्यार आता है, क्योंकि वो खुद प्यार से भर जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरों को चलाने का ऊपर से नीचे का जो सिस्टम है, इसको हम नाम देते हैं शासन व्यवस्था। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट कैसा है। इस शासन व्यवस्था को हम एक शब्द मानते हैं कि दो शब्द मानते हैं? इसका मीनिंग एक ही मानते हैं। शासन व्यवस्था एक शब्द है, जबकि व्यवस्थित होने के लिए शासन को हमने टूल के रूप में स्वीकार किया। इसका मीनिंग ये है, शासन पूर्वक व्यवस्थित हो जाए। हम व्यवस्थित होना चाहते हैं, तरीका क्या होगा? कोई किसी को नियंत्रित करेगा तो चार लोग गलती नहीं करें, उसके ऊपर एक आदमी बिठाओ, वो गलती मत करे, उसके ऊपर एक आदमी बिठाओ। तो लगातार पूरा का पूरा सिस्टम शंका के साथ बना हुआ है, क्योंकि आदमी के प्रति भरोसा नहीं। नीचे से ऊपर हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है और व्यवस्था में भागीदार है। हम मानव अपने आप में देखें, क्या हम स्वयं में व्यवस्थित हैं? तो माता पिता स्वयं में अव्यवस्थित रहते हुए बच्चों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। हमारे विचार और भाव और विचार व्यवस्थित हैं। चुगली बच्चे ज्यादा करते हैं कि बड़े ज्यादा करते हैं? लड़ाई बड़े ज्यादा करते हैं कि बच्चे ज्यादा करते हैं?
तमाम उल्टे से धंधे बड़े करते हैं कि बच्चे करते हैं? खत्म। और समझाता कौन किसको है? तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को समझाते हैं, छोटे बच्चे ब्याज सहित वापस लौटाते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा। इसका मतलब है स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास। गजब है, यही सारा कन्फ्लिक्ट है। जो मुझको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को तुम्हारा नियंत्रण स्वीकार नहीं। लड़ाई तो इसी बात की है। हाँ माइक फटाफट। हाँ गुड, तुमको दौड़ने की जरूरत है। तो ये मुझे लगा मुझे भी जरूरत है। आपको नहीं बोल सकता। हाँ बोलिए बोलिए। आपकी यदि चल जाए हाँ तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल बी फिनिश्ड विद इन अ मोमेंट। आपके भीतर विरोध है, इसलिए आपकी भाषा भी विरोध की है। आप यूं नहीं कहते कि सब कुछ कितना व्यवस्थित हो जाएगा। आई मीन खत्म कैसे करवा रहे हो? खत्म करवाओगे तो मेरे ऊपर अटैक करवाओ। नो तालिबान। हमने 2007-11 वो कोई 10-11 के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ बहुत काम किया। वहाँ एक IAS ऑफिसर थे, उनका बड़ा मन लग गया तो उन्होंने फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। साल भर में 100 शिविर पूरे महाराष्ट्र। ये सब बाद में काट देना वीडियो से। वो कांग्रेस की सरकार थी। अब जब भी आप मूल्य और ये सब की बात करो तो लोगों को लगता है ये कुछ दूसरे टाइप की बात हो रही है। तो किसी ने उनके कान भर दिए कि इस बात को सुनने से लोगों की मानसिकता भाजपाई हो जाती है। सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से हस्तक्षेप हुआ, हमारा कार्यक्रम बंद करवा दिया गया। ऐसे आप जैसे किसी व्यक्ति के कारण हुआ था। तो समझा दिया ये खतरा है आपके लिए। आप ये बताते कि आपका राज्य और बढ़िया चलेगा, उसी बात को कहने का तरीका बहुत कम लोगों के साथ में मिनिमम गवर्नमेंट है। बहुत कम लोगों के साथ में ऑलमोस्ट शून्य लोगों के साथ में। भाई साहब कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना राज्य चलाना मुश्किल है, ना देश चलाना मुश्किल है। हमको चलना नहीं आता, सारी मुसीबत इतनी है। हम दूसरों को चलाना चाहते हैं, सारी मुसीबत इतनी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। डरा हुआ आदमी दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाता है। जिसको अपनी सत्ता की चिंता है वो दूसरे को अधिकार नहीं दे पाता। जिसको अधिकार नहीं दिया, अवसर नहीं दिया, वो विकसित नहीं होता। जाने दो, छोड़ो, उधर नहीं जाते, बहुत लंबी बात जाती। तो स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास हम बड़े लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिंदा रहने के धरातल पर एक व्यक्ति अपने भाव और विचार में नियंत्रित होगा कि अनियंत्रित होगा? अनियंत्रित ही होगा। आप कितने भी अच्छे क्यों न सही, उसके बावजूद भी यदि आपके ऊपर बहुत आस्थाओं का असर है तो आप दूसरों की तुलना में ज्यादा नियंत्रित हो सकते हो। लेकिन पूर्ण रूप से आप हमारे भाव और विचार निर्विरोध हो जाएं, और बल्कि अच्छे लोगों की समस्या ज्यादा है क्योंकि वो दूसरों को फिर अधूरेपन की निगाह से बहुत देखते हैं। मैं 20 साल से चाय नहीं पीता, अब जो चाय पीता है वो तो बस गोली मार दूंगा उसको, है ना। शराब पीता है तो बिल्कुल वो आदमी के लायक ही नहीं। मजा तब है जब शराब पीते आदमी को भी हम गले लगा सकते। भाई आपको ये तो अलाउ नहीं करेंगे आप सभा में बाटली खोल के बैठ जाओ, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन आप घर में पी लो, उसके लिए हम आपको बुरा नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, आपकी स्थिति है, हंगामा नहीं करो, ये नहीं चलेगा। तो अपनी सीमा में रह के यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को करता है तो ठीक है, अभी उसकी स्थिति ऐसी है। तो मानव होने को नकार देना ये मुश्किल वाली स्थिति है। तो स्वयं अनियंत्रित रहते हुए दूसरों को नियंत्रित करने का, हम स्वानुशासित हैं कि पर अनुशासित? हम पर, दूसरा हमको नियंत्रित करता है। पर नियंत्रित, हम पर नियंत्रित हैं। ठीक, हम परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखो अभी मॉडर्न पढ़े लिखे बच्चों में, है ना, आप लोग के लिए बात कर रहा हूं, हम लोगों में एक बात आ गई है, इक्वलिटी, बराबरी। अब तय हो गया, रात को 2 बजे तक बच्चे मैं देखूंगी, उसके बाद तुम देखना। ये बांट के नहीं होता है। इमोशनल
इमोशनली हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इमोशनली कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर काम में भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, लेकिन किसी एक की योग्यता दूसरे की योग्यता अलग अलग हो ही सकती है। परिवार में बांट के नहीं चलता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन 50-50 नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहाँ वाइफ की बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे एरियाज हैं जहाँ हस्बैंड की बहुत बड़ी ताकत है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बराबर नहीं होते। कोई भी दो मानव बराबर नहीं है, उसको भी मेरे को लगता है कि आपका ध्यान चला जाए। बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि मानव समान है, जीवन रूप में समान का मतलब क्या है? मूल चाहत के रूप में समान है, सबकी मूल चाहत एक है, सबके बेहतर सोचने समझने की असीम ताकत है। इस रूप में धरती के सभी मानव समान है, जीवन रूप में सभी समान हैं, शरीर रूप में तो समान है नहीं। लेकिन हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? तो बेसिकली पात्रता, योग्यता और क्षमता। पात्रता, योग्यता, क्षमता के रूप में हम अलग अलग हैं। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया, रिसीविंग कैपेसिटी। योग्यता का मतलब अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। और क्षमता का मतलब है वहन क्रिया। वहन क्रिया का मतलब है मैं संबंधों को कितना निभा सकता हूँ। कोई व्यक्ति 5 मिनट में अझेल हो जाता है और कोई व्यक्ति बहुत आराम से चीजों को हैंडल कर लेता है। तो रिलेशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी, तो रिलेशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी एक तरह की, इसको क्षमता बोल रहे हैं। जो मैंने समझा है उसको व्यक्त कर सकता हूँ, ये अभिव्यक्ति है। और ग्रहण क्रिया, तो मैं पात्रता पूर्वक समझने का काम होता है। पात्रता जैसी है उतना समझता हूँ, योग्यता जैसी है वैसा समझाता हूँ, समझाना होता है, योग्यता पूर्वक समझाना होता है, और क्षमता पूर्वक जीना होता है, और फाइनली ये सारा मिला के जीना हो जाता है। इस रूप में हम सभी मानव अलग अलग हैं। तो कहाँ अलग अलग हैं उसको भी पहचानना होगा। कैसे फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं? तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बराबर जैसा कुछ नहीं होता। बराबर की वजह से हम हमारे भीतर एक कॉम्पिटिटिवनेस, तू करो तुम करो, है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट को हम पैदा करते हैं। जो आप कह रहे हैं इसको हम लोग, या जब हम बात करते हैं आपस में, तो इसको मैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहता हूँ। अगर हम अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को समझें तो हम आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर करके अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को ठीक है। दे सकते तो हैं। पूर्णता के अर्थ में जो अभी अपन पूरी बात, जीने के अर्थ में, जब तक ये जीने की क्लैरिटी नहीं बनेगी ना, हमारे बहुत सारा अच्छा ज्ञान को भी ना धरातल नहीं मिलता है। बात तो होने में ठीक लगती है, अब जब अब बात करते हैं तो बिल्कुल फिट बैठ जाती है, जो कुछ हम पहले से भी कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि जिंदा रहने से कुछ आगे हम जाके कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब तक वो जीने का कंटेंट की क्लैरिटी नहीं है तो मटेरियल लैंड नहीं करता है सही जगह। तो अभी ये हमारा ये क्लैरिटी हमारा बन गया। तो मैं बहुत यंग, कितने लोग हैं 30 के नीचे, 30 के आसपास हाथ उठाइए, है ना। देखो आप लोगों के लिए विशेष मैसेज है कि ये बराबरी नहीं होती। हम घर में भी ना वो जूझ ही रहे हैं, ईगो हमारे जूझ रहे हैं। तो वहाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होता है। वो प्यार यदि स्वयं में आता है तो दूसरे को भी, दूसरे के लिए वो प्यार एक्सटेंड होता है, नहीं तो खींचतान जैसा माहौल बन जाता है। जाने दीजिए। तो कहाँ पहुंच गए? तो हम परस्पर पूरक हैं। अभी हम परस्पर पूरक हैं कि विरोधी हैं? हम परस्पर विरोधी हो गए। कोल्ड वॉर घर में ही जारी है। हाँ, वो आप कहीं भी रख लो, सब साइकिल है पूरा। जैसे इस सभा में जितने लोग हैं सब एक समान समझेंगे क्या? बात तो सबके साथ सेम ही हो रही है। जितनी पात्रता है उतना रिसीव कर पाएंगे। जैसे पहले मैंने समझा है कि पहले मैं समझता हूँ फिर जीता हूँ, फिर योग्यता शायद समझाने की बन पाए। वो दोनों बातें होती हैं। कोई बात यदि आचरण पूर्वक समझाना है तो जीने के बाद आएगा, यदि मेमोरी से बोलना है तो जीने के पहले आ जाएगा। तो आदमी मेमोरी से जीने के पहले बोलने लगता है। ऐसा बोलता है कि बोलता है जीता नहीं है। अरे बोलता तो अच्छा है, गाली देते तो क्या करते? तो कम से कम आदमी बोलता तो अच्छा है। तो कोई भी बात बोलने में पहले आती है, जीने में बाद में ही आती है।
एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है सभी के साथ। असीम ताकत का मतलब है कि सोचने समझने की कितना भी खर्चा करें वो उतना ही बना रहता है। विचार की ताकत खत्म नहीं हो रही। फिजिकल नहीं है वो, फिजिकल है ही नहीं तो फिजिकल सेंस कहाँ से आएगा, है ना? सोचने से। अब खाना खाने से आपके शरीर को ताकत मिलती है कि विचार को मिलती है? खाना खाने से मिलने वाली ताकत सीमित है कि असीमित है? खाना खाने से मिलने वाली ताकत सीमित है कि असीमित है? सीमित है। विचार की ताकत सीमित है कि असीमित है? असीमित है। खाना खाने से नहीं आती है, पक्का हो गया। कहाँ से आती है? कहाँ सोचा है ऐसा? ये जो असीम ताकत है, ये जो असीम ताकत के बारे में बता रहे हैं, इसका कल्पनाशीलता से कोई रिलेट है? कल्पनाशीलता ही असीम ताकत है। ओके, थैंक यू। ओ, ऐसा भी गड़बड़ होता है, टोटल में स्टार हो गया। हाँ, असीम ताकत है वो आपको फिजिकली वेल आई एम सेइंग फिट होने के लिए, फिजिकली एक्सर्ट करने के लिए, और फिजिकली असीम सीमा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिजिकली लगभग वहाँ पे भी असीम प्रदर्शन करने की तरफ ले जाती है हमारे। शरीर की ताकत कभी भी असीम नहीं हो सकती, मतलब वो सीमित ही रहेगा। कुछ भी कर डालो, एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। कुछ कहते हैं ना, थकते नहीं हैं हम कुछ चीज़ों से। वो थकते नहीं है का मतलब 24 घंटे नहीं काम कर सकते। आपको जीवन जागृति हो गया है इसलिए मैं 24 घंटे अब काम कर ही सकता हूँ। शरीर की ऐसी कोई स्थिति नहीं। शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु है, फिजिकल केमिकल रियलिटी है, इसलिए उसमें वियर एंड टियर है, इसलिए उसको आराम की जरूरत है, इसलिए उसका धर्म बने। मैं जीवन जागृत हो गया, अब शरीर मरेगा नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। कितना ही बड़ा महापुरुष होगा, कितना ही बड़ा ज्ञानी होगा, शरीर को मरना है, ये पक्का है, क्योंकि परिवर्तनशील चीज है। तो जिसका जो धर्म है वो नहीं बदल सकता। भाव विचार की ताकत असीम। हाँ, भाव विचार में सोचने समझने की ताकत, कल्पनाशीलता की ताकत असीम है, इन द सेंस कि उसको कितना भी खर्च करें वो खत्म नहीं होता, उतना ही बने रहते। है? कैसे? हाँ, वो तो नहीं, हम सब भी। हाँ, वो तो फिर अलग डायमेंशन होगा। अभी आज और अभी हम सभी के पास सोचने समझने की ताकत, कितना भी सोचे, बीमार हो जाए सोचना रुक जाता है क्या? सो जाए सोचना रुक जाता है क्या? तो किसी भी स्थिति में सोचने की ताकत नहीं रुक रही, चालू ही। सअस्तित्व है, परस्पर विरोध है, स्वयं में व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, जीने दो और जियो है ना? मैं जम के जिंदा रहूंगा और किसी को जीने नहीं दूंगा। 10,000 एकड़ जमीन मेरे नाम रहेगी और ये पूरा भारत मेरे नियंत्रण में आ जाए, और मेरा बिजनेस, सारे बिजनेस की पॉलिसी क्या है? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है जितने प्लेयर्स है सबको खा जाओ और आप अकेले रह जाओ। इसका मतलब ही है कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम अब इसको हम व्यवस्था, शासन से व्यवस्था की कोशिश हमारी है। शासन स्वयं में अव्यवस्था है, उससे कोई व्यवस्था आ नहीं सकती, ना घर में, ना स्वयं में, ना समाज में, ना देश में, ना धरती पे। देखो क्या हालत यूएनओ की हुई, क्या हालत अमेरिका की हुई। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे सब ध्वस्त। मात्र पिछले 15 साल में क्या दिखाई दे गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो इससे समझ में आया है कि ठीक है, एक समय ऐसा लग सकता है कि और आप हम भी बहुत प्रेजेंटेबल होकर दूसरे को दिखाई देते ना, हमारा घर बहुत बढ़िया चल रहा है और अंदर की स्थिति हमें को पता होती। दूसरा गेस्ट घर में आया है, उसके सामने हम बहुत अच्छी शेयरिंग कर ही सकते हैं, लेकिन भीतर की स्थितियां हमको पता रहती। तो इससे पता चला कि ये बेसिक गलती हो रही है। कितना भी प्रयास कर लें, एड्रेस गलत है, गाड़ी नहीं पहुंचेगी। 10,000 लोग मिलके कर लें, 10 लाख लोग मिलके कर लें, यदि एड्रेस गलत है तो गाड़ी नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। शासन और व्यवस्था अपने आप में विलोम शब्द है। विरोधी, शासन व्यवस्था का विरोधी है, जस्ट उल्टा खड़ा है। देख लो एक एक जगह। हम स्वयं पे भी शासन करना चाहते हैं तो पहले शासन को समझ लेते हैं। शासन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि इसके हम बड़े मारे हुए हैं। देखिए, मन होता है, मन की एक क्वालिटी है कि जैसा मानता है वैसा जीता है।
जैसा मानना होता है वैसा जीना होता है। ये मानव का मिनिमम एक्सप्रेशन। अब ये मानना दो प्रकार से होता है। एक मानना होता है बिना जाने मानना। बिना जाने मानना। बिना जाने मानने की जब बात कर रहे हैं तो वो तीन तरीके से होता है। कभी भय से होता है, कभी लालच से होता है, प्रलोभन से होता है और कभी आस्था से होता है। और जब जानकर मानना होता है, जानकर मानना होता है, तो इसका नाम बोध है। जानकर मानना होता है तो ये जानना होता है। जानना होता है तो जीना ही होता है। जीना होता है तो अपने भाव और विचार की स्थिरता होती है, वो स्वनियंत्रण है। स्वनियंत्रण पूर्वक जीना, स्वानुशासन। स्वनियंत्रित आदमी स्वानुशासन पूर्वक जीता है। स्वानुशासन पूर्वक जीता हुआ, है ना, परिवार और समाज को जैसा फैलता है, यही अखंड समाज के अर्थ में फैलता है। यही फाइनली अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, ऑर्डर एज ए होल, पूरी प्लेनेट, इसी को बोल रहे हैं स्वराज्य। तो जानने का एक्सप्रेशन ही जीने हैं, जीने का एक्सप्रेशन ही स्वनियंत्रण है। अपना भाव और विचार स्वनियंत्रित है, ऐसा मैं जीता हूं तो वो स्वानुशासन है। ऐसा जीना ही परिवार और समाज के रूप में, है ना, ऐसा जीना परिवार और समाज के रूप में व्यवस्था की तरफ जाता है और फाइनली इसी को स्वराज्य कह रहे हैं। ये एक दूसरा रास्ता जिसमें मौलिक रूप में आदमी का बोध का फैकल्टी चालू होता है। इसलिए जब आदमी ऐसा जीता है तो मन वो चीज है जिसके पास मंत्र हो। मंत्र का मतलब है, मंत्र की बढ़िया परिभाषा है, मनः तार्यते इति मंत्र। जो मन को तार दे। तार दे मतलब समस्याओं से पार लगा दे। समस्याओं से पार लगा दे मतलब समाधान उपलब्ध करा दे। तो जिसके पास समाधान है वही मंत्र है। जिसके पास समाधान है वही मंत्र है, वही मंत्री है, वही मंत्रालय चला सकता है। ऐसा मंत्री, ऐसा मंत्रालय रहता है तो वो व्यवस्था की ओर जाता है और व्यवस्था सब तक पहुंच सके। अभी हम नाम देते हैं शासन और प्रशासन। तो प्रशासन जिसको बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। तो बेसिकली मंत्र नहीं है, इसलिए सारे मंत्रालय ध्वस्त है। ना घर का मंत्रालय चलता है, ना बाहर का मंत्रालय चलता है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। पैसे से खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। भैया ये मन वाला एक बार फिर से समझाइए। गॉड ही समझाइए। देखिए, हमने यात्रा को फिर से ध्यान एक बार लेते हैं, कहाँ से हमने शुरू किया था। हमने शुरू किया था कि बेसिकली मानव सुखी होना चाहता है और उसकी स्वीकृतियों के साथ उसका सुख दुख जुड़ा है। फाइनली वो व्यवस्था के साथ ही उसकी स्वीकृति बनती है। इसलिए व्यवस्था को समझना अपने आप में सुखदायी काम। भाई हम क्लासरूम में रोज 8 घंटे बैठते हैं, सुबह 7:30 से 8:30 से रात को, बीच में खाना खा लिए तो फिर 11 बजे तक बैठ रहे, सुबह 8 से रात को 11:30। इतना लंबा तो कभी स्कूल टाइम में नहीं बैठे, कॉलेज टाइम में नहीं बैठे। और इस एज में और सिटिंग भी कंफर्टेबल नहीं है। हर दिन आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, आपका लिसनिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कोई आश्वासन भी नहीं है, गुरुजी आपकी समस्याएं देख लेंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह की आस्था नहीं है, किसी तरह का प्रलोभन नहीं है।
भय, प्रलोभन और आस्था के बिना हमारे घर में क्या होता है देख लीजिए। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि ये जो मन है इसको समझे बिना हम चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी भी नहीं, अपना परिवार भी नहीं, देश और समाज तो बहुत दूर की बात है। हम कल्पना जरूर कर सकते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन मन को समझने गए तो पता चला कि मन का एक फिनोमिना है, जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। जिसको दोस्त मान लिया दोस्त के जैसा जिया, जिसको दुश्मन मान लिया दुश्मन के जैसा जिया। किसी के पास चर्चा करके समझ में आ गया सन्यासी होना ठीक है, तो आधे घंटे में आदमी सन्यासी हो सकता है, आधे घंटे में आतंकवादी हो सकता है, आधे घंटे में शाकाहारी से मांसाहारी हो सकता है और मांसाहारी से शाकाहारी हो सकता है, और एक क्षण में प्यार दुश्मनी में बदल सकता है। तो मानना दो प्रकार का होता है। एक मानना है कि बिना जाने मानना, जैसे हम मानव के बारे जानते हैं कि मानते हैं, है ना, कल चर्चा किया था। हमारी मैनेजमेंटल साइंस कहती है कि वो रिसोर्स है, HR, ह्यूमन रिसोर्स। धर्म कहता है कि जीव है, समाज शास्त्र कहता है कि सामाजिक पशु है। पशु को बिना जाने मानना 3 तरह का होता है। ये जो मैंने बात कहने की कोशिश की, इसको मैंने सही वाले पार्ट को पहले बोल दिया ताकि हमारा रेफरेंस बना रहेगा तो हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो ये बोला कि एक जानकर मानना होता है। जानकर मानने का मतलब है टू सी द एग्जिस्टेंस एज इट इज, जैसा अस्तित्व है, जैसा अस्तित्व में रियलिटी है, उसको वैसा देख पाने की क्षमता, और वो बुद्धि में होता है, उसका बोध होता है। जानना ही जीना है, इसको हमने पहले चर्चा किया। जानने का मतलब है जैसा है वैसा जानना, जैसा है वैसा जानने से, जैसा है वैसा जानने से मेरा भाव जिसको हम कह रहे हैं कि भाव की स्वीकृति भाव है, तो मेरे भाव और विचार की क्वालिटी वो आ जाती है। और मैं किससे बात करूं, आवश्यकता अनुसार बात कर लेता हूं। मैं अपने भीतर जो मेरा भाव और विचार बना रहता है वो हमेशा के लिए मेरे लिए सुखदायी है, सभी के लिए सुखदायी है। मैं एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ, जिसको प्रभावित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति को पाने आम आदमी पाना ही चाहता है, हर व्यक्ति पाना चाहता है। तो फाइनली बोला कि तो इससे करने से क्या होगा, इसका मतलब है कि मेरे भाव और विचार के रूप में स्वनियंत्रित हूँ। जब मैं मानव के रूप में जीता हूँ तो मैं स्वानुशासन के साथ में जीता हूँ। ऐसा स्वानुशासन व्यक्ति पूर्वक जीना हर परिवार जीना चाहता है। तो परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, ये इसकी पहचान। यदि मुझको समझ में आया है तो दूसरे को भी समझ में आ सकता है, आगे पीछे, तो मैं परिवार में जीना संभव हो सके, है ना। उसके लिए हमने चर्चा किया था कि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताएं पहचान सके, उसको पूरा कर सके, परिवार में ही जीने की विजय मिलती। हमने ताकत पाई है तो अपनों से पाई है, और टूटे हैं तो अपनों के बीच में टूटे। तो वो जो हमको परिवार, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है किसी परिवार में ही पैदा होता है और किसी छोटे परिवार को छोड़ता है तो बड़े परिवार में ही जाता है, कुल मिला के आदमी के साथ है, कुल मिला के खाना खाता है। ऐसा हम एक परिवार के रूप में जी पाए तो सभी परिवार ऐसे हो सकते हैं। इसका नाम अखंड समाज है, इसी का नाम प्रकृति में चारों अवस्थाओं में संतुलन है, इसी का नाम स्वराज्य है। तो स्वनियंत्रण का मैनिफेस्टेशन स्वानुशासन में होता है, स्वानुशासन का मैनिफेस्टेशन स्वराज्य के रूप में होता है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। ताली जोर से बजा सकते। हम क्या कर रहे हैं अब उसको देखें। सारा ज्ञान इतना ही है आपका। समस्याएं कितनी असंख्य, प्रश्न कितने असंख्य, छत कितनी है एक, इसलिए कुछ नहीं निकलेगा। तो सारी दुनिया के सारे लोगों के पास केवल 4 ही भय हैं, 5वां नहीं है। प्राण भय, धन भय, पद भय और मान भय। 5वां भय निकाल के दिखाओ। शरीर छूटने का भय, बीमारी से हम डरते हैं, चोट लगने से डरते हैं। धन नहीं रहेगा इसका भय, पद नहीं रहेगा इसका भय, और मेरी अपनों में इज्जत नहीं रहेगी इसका भय। इसके अलावा कोई और भय ढूंढ के बता। संबंध किसमें आएगा, किसमें आएगा, मान भय। और बता, और कोई? सब कुछ निश्चित है। 2 क्वेश्चन, 4 भय, धीरे हम कम से कम कोर्स तो निश्चित हो जाए ना। हाँ भी इतने से निपटना है। हाँ जी, और कोई 5वां भय? आगे चलो। तो 5वां भय नहीं है तो पता चला 4 ही भय हैं। इसको हम बोल रहे हैं कि भय से मुक्ति,
जब भी मैं भय से मैं बहुत सारे निर्णय लेता हूं। पास हो गए तो मोटरसाइकिल चलाएंगे, पत्नी नाराज हो गई चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। तो ये लालच से हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं। आस्था है ना, मैं क्या बचपन से हॉस्टल्स में रहा, तो घर वाले जब बच्चा हॉस्टल जाता है तो लास्ट में अंतिम सेंटेंस एक ही रहता है, बेटा बस घर की इज्जत का ख्याल। ये क्या है? आस्था का प्रयोग है। तो आस्था सबसे, तो भय से ज्यादा पावरफुल लालच है, लालच से ज्यादा पावरफुल आस्था है। तो फाइनली एक मानव को देखें, हम अपने आप को देखें, दूसरों को नहीं देखें, अपने आप को देखें, तो आपको क्या लगता है कब हम अपने आप को भय से नियंत्रित करते हैं, कब लालच से करते हैं, कब आस्था से करते हैं, ध्यान में आता है? अभी दूसरे की बात नहीं है, अपनी बात है। कुछ गलत विचार आया तो कहीं ना कहीं ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से जोड़ लेते हैं, है ना? तो कभी आस्था से, कभी लालच से, कभी भय से हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं, तीनों यूज करते हैं। एक परिवार में एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करते हैं? है? तीनों से करते हैं। और अब ये भी समझ में आता है कि क्या हम भय, प्रलोभन, आस्था से अपने आप को नियंत्रित कर पा रहे हैं? मेरे भाव और विचार भय, प्रलोभन, आस्था से नियंत्रित हो पाए? नहीं हो पाए। तो एक व्यक्ति जितना पावरफुली खुद को नियंत्रित कर सकता है, दूसरे को उससे ज्यादा पावरफुली करेगा कि उससे कम कर पाएगा? मैं जितना अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूं, क्या उतना मेरे परिवार के या आपको नियंत्रित कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। इससे एक व्यक्ति ज्यादा ताकतवर है। जब परिवार को करेंगे तो परिवार एज ए होल करेंगे तो उससे कम क्वालिटी में आ जाता है। परिवार में एक व्यक्ति बहुत अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन पूरे परिवार की क्वालिटी को एवरेज करेंगे तो क्वालिटी एक व्यक्ति से नीचे आ जाती है। अब देखिए समाज में हम एक दूसरे को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं? कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से। अब देखिए शिक्षा में हम सब कैसे नियंत्रित हैं? शिक्षा में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? क्या चीज हमको नियंत्रित कर रही है? लालच। टीचर को सैलरी, बच्चे को पैकेज, माँ बाप को पैकेज। तो फाइनली हम किससे नियंत्रित हैं? लालच से नियंत्रित हैं। उस लालच के पूरा ना होने का भय है और उसको हनुमान जी पूरा करवा दें तो बहुत बढ़िया। तो लोड हनुमान जी पे आ गया, है ना? पढ़ाई तुमने नहीं पढ़ी और एग्जाम डेज में हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी बोले यार केमिस्ट्री मैंने कभी देखा ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले आया तुम। अब देखिए हमारा राज्य व्यवस्था कैसे चलता है, राज्य कैसे चलता है, उसमें क्या फैक्टर डोमिनेट करता है? भय। भय 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 के साथ लालच है। फाइनली कंट्रोलिंग टावर भय है ना? मतलब जिसको जब इंप्लीमेंट करते हैं, जो उसको पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए लालच हो सकता है। ऐसे अलग अलग। यदि न्याय व्यवस्था देखें तो कैसे चल रही है? भय। और क्या बचा? धर्म कैसे चल रहा है? लालच भी है वैसे। अरे समझते नहीं हो। देखो जब रोजा आता है, आपकी कल्पना में कुछ आता है? तो आस्था है इसलिए भय काम करता है, आस्था नहीं है तो कोई भय काम नहीं करता। तो मेरे को रोजे के लिए कोई ख्याल नहीं है, मेरी कोई ऐसी आस्था नहीं है, तो रोजा आता है तो मेरे को तो ख्याल नहीं आता कि यार पहला नवरात्रि आती है, चलो और कुछ नहीं तो पहला रख लूं, आखिरी रख लूं, कुछ तो भयवश कर लेते हैं, है ना? लेकिन आस्था है इसलिए। और क्या बचा? और क्या बचा? हमारी पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था, कोरोना ने सारी पोल खोल दी। नहीं, लालच। लालच। और क्या बचा है? पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लालच पे आगे चली गई है। और क्या हो गया? सब कुछ हो गया। डिफेंस।
डिफेंस तो कुल मिला के तो राज्य में आ गया, ठीक बात है। व्यापार, यस, व्यापार, व्यापार का कंट्रोलिंग टावर कहाँ पे है? लालच। और कुछ बचा हो तो बताओ। तीन ही टूल हैं, चौथा टूल आपके पास है ही नहीं। आस्था फैली हुई है, अपने माता पिता के प्रति आस्था से। बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, देख कुछ भी करना, माँ बाप को गाली नहीं देना, माँ बाप तक नहीं पहुंचना, तो ये हाँ है, हाँ माता पिता की कसम मत दे। तो माता पिता के प्रति आस्था, अपने गांव के प्रति आस्था, अपने देश के प्रति आस्था, अपने धर्म के प्रति आस्था, अपनी जाति के प्रति आस्था, आस्थाएं ऐसी फैली हैं जिन चीजों को हम नहीं समझते हैं पर मानते हैं। हाँ जी। क्या हम व्यापार के ऊपर शादी भी कर सकते हैं अगर हम बिना जाने? ये तो क्या बात है, तुम लोग का शिविर होता है तो बहुत मजा आता है। ये लोग तो इतने बाहर से दबे रहते हैं, बाकी लोग कॉलेज के शिविरों में जो मजा आता था, रात को 2 बजे तक चलता था। और देखो एक से एक डिस्कशन। शादी, अभी की शादी कैसी व्यवस्था है? किसका? बच्चों का कि माँ बाप का? जोर से बोलो। हाँ, और लड़का लड़की तो एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं, माँ बाप को ही लालच काम करता है। इन सब में दोनों तरफ है ना, राज्य जिसपे हो रहा है, शासन जो कर रहा है। हाँ, जैसे हमने राज्य का भी लिया, तो जो शासित है और शासन दोनों की शासन जो कर रहा है ना, फाइनली देखो, फाइनली तो मूल बात उतनी है कि चलेगी किसकी। आदमी अपने आप को एम्पावर्ड फील करना चाहता है। एम्पावर्ड फील करने के क्रम में जिसने जिस चीज को पहचान लिया, अपने आप को, सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, इसमें गलती नहीं। हर मानव में अपनी पहचान की तलाश है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन उसकी पहचान का सही तरीका क्या होगा? अब जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा है, जो मन के लेवल पे जीने वाले लोग हैं, वो खा पी के खुश रहते हैं, गाड़ी और घर मकान ठीक हो जाए उतने में ठीक। जिनका विचार और इच्छा शक्ति प्रबल है, अब विचार और इच्छा शक्ति प्रबल होने के बाद में वो बिजनेस को पहचानेगा कि राजनीति को पहचानेगा कि क्या चीज को पहचानेगा, क्योंकि वो हाई पावर इंजन है, वो उसका फैलने का कैनवस बड़ा है, तो फिर उस तरह से चीजें ऑपरेट होंगी। हाँ जी। लालच, देखो माँ बाप का लालच तो दहेज अपने क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं ये नहीं। मकान और शादी, और मकान और शादी में वो बताएगा कि मेरी औकात कितनी बड़ी है, मैं किस लेवल का आदमी हूं, उसको बताने का तरीका शादी और मकान है। तो फाइनली क्या चीज है? फाइनली यदि देखा जाए तो हम लालच के साथ ही, पैसे के लालच के साथ ही चिपके हैं। फिर ठीक है, उससे मैंने अपनी पहचान को जोड़ लिया है, मैं लोगों को भयभीत कर सकता हूँ, न्यूसेंस वैल्यू ये भी मेरी पहचान हो सकती है ना, पैसा मेरी पहचान हो सकती है, पद मेरी पहचान हो सकती है। लेकिन सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं उसमें ठीक है, कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है। गुजरात में बहुत सारे एरिया जहाँ दहेज नहीं चलता, बड़े बड़े लोगों की शादियां सामूहिक विवाह में हो जाती। मेरी मान्यता है कि नहीं है, पर देश में पहले था, अब नहीं होगा। आप अपने राज्य में उसमें परेशान मत हो, जो है प्रॉब्लम उसको स्वीकारा जाए, इसमें क्या दिक्कत है? जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ हैं, जो कहीं कमी है उसको ठीक करेंगे। इसके मामले में सत्यता ये है इधर से, पूरे उत्तर भारत में आज भी बिना पैसे के शादियां नहीं होती 99% केस में, क्योंकि उन्हें लोगों को खिलाना पड़ता है। इसके अलावा दहेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को लगता है कोरोना ने बड़ा आराम दिया है। हाँ, इसका बहुत बड़ा फायदा कोविड की वजह से हुआ है, 5 लोगों के कारण शादियां होने लगी, झंझट खत्म। और हमारे परिवार में मेरे बेटे की शादी उस समय में थी, तो भाई हमारा तो बहुत बड़ा फैलाव है, तो बहुत लोग आते हैं, नेचुरली है। लेकिन एक नया एक्सपीरियंस हुआ, पहली बार ये फीलिंग आई कि जब शादी परिवार में केंद्रित है, भाई उसमें 3 पक्ष शामिल हुए, लड़की पक्ष, मतलब हमारी धर्मपत्नी का पक्ष, हमारा परिवार और लड़की का परिवार, 3 पक्ष शामिल हुए। 3 पक्ष मिला के 125 लोग। ठीक, पहली बार ऐसा लगा कि परिवार को आपस में जीने का मौका मिला। जब हमारी शादी में बाहर के गेस्ट आते हैं तो परिवार के लोगों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और सारा फोकस हमारा बाहर के लोगों को खुश करने में, उनकी सेवा में, उनके सम्मान में लग जाता है।
और ये मुश्किल से अवसर होते हैं जब आप एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। तो हमने इतना एंजॉय किया शादी को और इतना बढ़िया सब कुछ हुआ, तो फिर ये ध्यान में आया कि नहीं यार, हमने अनावश्यक फैला दिया। कुछ चीजें परिवार की ही थी, लेकिन अपने सम्मान के चक्कर में वो फैल के बहुत लंबा चौड़ा हो गया। मेरी शादी में कितने लोग आएंगे ये भी स्टेटस सिंबल है, किस तरह के होटल में हो रही है और कितनी महंगी हो रही है। हमने हर चीज को दिखावा, मतलब हर चीज उधर चली गई जहां हम लालच बोलते हैं। खैर जाने दीजिए। हाँ, किसी को पता नहीं, नहीं आने वाला भी टेंशन में रहता, तुम बुला लिए हो तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो 4 जगह जाना है आपको, जिसको नहीं बुलाया वो अलग। तो मेरे को लगता है कि कोरोना ने हमको वो साहस दे दिया कि अब हम तय करके ये कर सकते हैं कि भैया वधू पक्ष, वर पक्ष और मित्र कुछ जो बिल्कुल एकदम फैमिली मेंबर जैसे हैं, इतने की शादी। ये जो हमने इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा किया है, इसकी जरूरत नहीं। पारिवारिक प्लस समाज वो है जो रोज मित्र आपके साथ उठते बैठते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैं मिटा देता हूँ, नहीं हो रहा तो इसमें क्या। भाई देखो, जब शादी हो रही है तो दहेज लड़का लड़की को चाहिए कि दो लड़के के माता पिता को चाहिए। मैक्सिमम शादियों में आप देखो, लड़के के माता पिता दहेज की डिमांड करते हैं, लड़का दहेज की डिमांड अभी नहीं कर रहा होता है। अधिकांश स्थितियों में ऐसा है। तो उसमें भी कैसा है, इतना दहेज नहीं आया इसका मतलब लड़का किसी काम का नहीं था। दहेज आना भी लड़के की योग्यता का सूचक है ना, प्रेस्टीज इशू है। यदि उसमें कोई नकारने की बात करे, मेरी शादी में मैंने कहा कि नहीं जरूरत है, तो मेरे को दूसरी बातें समझाई गई। तो इसका मतलब है कि हमने हर चीज को, पैसे को कैसे मान के साथ जोड़ा है ना, और वो प्रेशर हमारे ऊपर काम करता है। हमारे लड़के की शादी में इतना दहेज नहीं आया, इसका मतलब लड़के में कमी थी। नहीं भी मांगा तो भी लड़की वालों पे प्रेशर है कि खान-पान कैसा करना है, रिश्तेदारों को गिफ्ट नहीं भी मांगा तो भी आप करोगे। लड़के वाले तो नहीं देते ना, लड़की वालों के रिश्तेदार लड़की वाले खुद करते हैं। आज तो ये पंजाबी में तो नहीं, अभी सभी कुछ बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बेटे की शादी की है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो बदले हुए ही आते हैं। और मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज में भय काम करता है, लव मैरिज में कोई इनमें से काम नहीं करता, ना लालच ना भय। और अरेंज में भय जरूर काम करता है, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है, इसलिए भय। वो इंडिविजुअल अलग अलग है। चलो खत्म, मुझको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रेम समझ में आता तो फिर बात ही क्या, जाने मत कहलवाओ। बंद करो, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इस बात को समझ के देखिए। अब यदि हम इसको देखें, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। अब ये हमारी क्लैरिटी बनती है कि एक मानव जितना पावरफुली स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, उतना पावरफुली वो अपने परिवार के दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि एक आदमी की क्वालिटी और परिवार की क्वालिटी नीचे आ जाएगी, समाज की क्वालिटी और नीचे आ जाएगी। एक क्लैरिटी हमारी हुई। फिर ये भी एक बात समझ में आया, यदि शिक्षा की बात करें तो वहां तो भय नहीं है, आस्था नहीं है, बेसिकली लालच ही है। तो इसकी तुलना में तो ये और ज्यादा अव्यवस्थित हो गया। राज्य में केवल भय है या प्रलोभन है, जो भी कह लो, और अव्यवस्थित और दूर डिस्टेंस की बात होगी। न्याय की बात करें तो इनकी तुलना में ये सारे और ज्यादा अव्यवस्थित क्षेत्र हो गए, क्योंकि बांधने वाली चीज ही नहीं बची है। ये क्लैरिटी बनी। हाँ भैया, देखिए, राज्य चलाने का जो तरीका है ना, कि राज्य की सीमाएं बंदूक से तय होती हैं। राज्य में जो उसके अनुसार नहीं, कल जो हमने वो किया था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। फाइनली जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की बात कर रहे हैं तो फाइनली बंदूक ही काम करती है। अच्छा, आप वो वाला लालच कह रहे हैं, फिर ठीक है, वो तो कह ही सकते हैं भैया, आजकल तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया।
MP और MLA बनना आजकल इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट करो इतना टर्नओवर हो सकता है। तो वो एक तरीका, वो हमारे सिस्टम की लूपहोल की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन राज्य जो प्योर सेंस में राज्य कहेंगे, उसको चलाने का आधार भय है। फाइनली हमारे पास सेना है, पुलिस है, आप काम करो, ठीक है। इन सारों को देख लिया तो इससे समझ में आया कि एक तो ये समझ, अच्छा दूसरा एक और सोचने लायक बात है कि जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ी है, वर्तमान एजुकेशन जिसको हम बेसिकली विज्ञान शिक्षा के रूप में ज़्यादा पहचानते हैं, उसमें तर्क को स्वागत किया गया। और ये अभी छोड़ दो, अभी मतलब ज्ञान शिक्षा का मतलब आज जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, साइंस में जो भी हम लॉजिक यूज कर रहे हैं, तमाम एग्जाम हमारे बहुत सारा लॉजिक और तमाम उस पर पलता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि साइंस ने कम से कम क्यों का स्वागत किया। जड़ संसार में हर चीज के पीछे हम क्यों लगा सकते हैं। और हम जब बायोलॉजी और तमाम चीजें पढ़ते हैं उसमें आज भी बहुत सारे जगह लिखा रहता है येट टू बी नोन, इसको जानना भी शेष है। तो कम से कम विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में जो कुछ भी काम हम कर पाए उसमें कुछ हम जान पाए, कुछ जानना भी शेष है, वो घोषित रूप से बुक में भी लिखा रहता है। तो कम से कम हर जगह में जैसे बहुत क्लियर हो गया कि हमको अपने समय में बहुत लॉजिक इस्तेमाल करने का ऐसा वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। अभी के 5 साल के बच्चे का एक्सप्रेशन और हमारा 5 साल जब था, दोनों में अंतर देखने दिखाई देता है कि नहीं। एक्सपोजर कैसा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसकी क्वेश्चनिंग कैसी है, उसका बात करने का तरीका कैसा है। तो ये सब कुछ वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा है वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ी। तो मूल बात यह है कि विज्ञान की शिक्षा ने एक बड़ा काम किया कि उसने तर्क का स्वागत किया, है ना। पूरा लॉजिकल बेस पे हम पूरी एजुकेशन को बिल्डअप करते हैं, उसमें पर्पस मिसिंग है, वो आगे की बात है। दूसरा विज्ञान का बड़ा योगदान है कि उसने कम्युनिकेशन सिस्टम दिया। ये जो दूर संचार है, ये विज्ञान की देखा जाए तो 2 बड़ी देन है। पॉजिटिवली कहा जाए, बाकी अपनी जो कमियां हैं वो अपनी जगह हैं। तो 2 बड़ी देन है जिसमें कि ये कह रहे हैं कि तर्क और दूर संचार का विकास हुआ। तर्क के विकास से एक बड़ी संभावना, एक बड़ा वातावरण बन गया। सभी समझ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जो तर्क का विकास हुआ, पहले से ने सभी लोग नहीं मानते थे कि हम समझ सकते हैं। अभी 5 साल के बच्चे को बोलो कि तुम नहीं समझ सकते, उसका तेवर फिर देखने लायक है ना। हाँ, वो कहेगा कि मैं समझ सकता हूँ कि नहीं बाद में देखूंगा, पर तुम्हारे बारे समझ में आ गया है कि सब हमें ऐसे जीने के ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना सकते हैं, हम पारदर्शी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। ऐसे तमाम जुगाड़ हमारे पास उपलब्ध है जहाँ गलती करने की संभावनाएं बहुत मिनिमाइज हो जाती है। जैसे टोल टैक्स पे आप निकलते हो, गाड़ी का फोटो खींचता है, अपने आप पैसे काट देता है। अब ये संभावना ही खत्म हो गई कि टोल टैक्स वाला पैसे देके आपको पार कर देगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैकेनाइज अभी हो गया है कि मान लो ये चीज़ है 15 दिन में आपको पास करना ही है, नहीं करना है तो आपको रीज़न देना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले लूज चल रही थी, तो मैं ये कहना हूँ कि आज जितनी हमारे पास व्यवस्थाएं हो गई हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के रूप में, लॉजिस्टिक के रूप में, है ना, ये तमाम इतना हो गया है। और जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है ग्रीन टेक्नोलॉजी के रूप में, और तमाम पेट्रोलियम से मुक्ति पा सकते हैं, तमाम चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। इन सब के पीछे प्रॉब्लम क्या है? क्यों फर्टिलाइजर लॉबी अलग से काम करती है ना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, है ना, और ये जो दुनिया भर में ड्रग्स बेच रहे, अंग बेच रहे, ये इतने बड़े रैकेट हैं और इनकी इतनी बड़ी ताकत है ना, कि ये अपने तरीके से काम, फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेके सबकी अपनी अपनी लॉबिंग है। तो मानवता के लिए क्यों स्पेस नहीं बन रहा है? क्योंकि वो माइंडसेट ही हमारे पास नहीं है। तो जो बात अभी कह रहे थे, बात जो काम की है वो ये कि तर्क के डेवलप होने से आस्था का संकट खड़ा हो गया। जिन चीजों को कल तक हम बहुत बड़ा मान रहे थे, तर्क आने से वो सब ब्लास्ट हो रहा है। और इसमें आस्था ही सबसे पावरफुल था। देखो अभी भी घर में वैसा होता ही है, क्लासरूम में भी होता ही है। बच्चे को ज्यादा मारो तो कहता है तुम लास्ट में करो क्या, मारोगे ही ना, लो मार लो। तो भय का भी, आदमी का डर कोई दिन खत्म हो जाता। कोरोना का ही देखो, अभी डर डर के हम लोग थक गए हैं। आप जो होगा देखा जाएगा यार, अब घर में नहीं रहना है। अब मास्क भी कब तक लगाओगे? तो लगता है यार बहुत हो गया है। एक लेवल पे आने के बाद थक जाता है आदमी।
है ना। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, तो फाइनली ये कहा जा रहा है कि तर्क के आने के बाद में भय, प्रलोभन, आस्था ही ब्लास्ट हो गया, इसलिए हमारे सारे सिस्टम ही ब्लास्ट हो गए, कुछ नहीं बचेगा। 30 साल बाद और क्या स्थिति होगी? बेहतर होने जा रही है कि और खराब होने जा रही है? पिछले 30 साल में बेहतर हुई है कि खराब हुई है? पिछले 30 साल को देखो, अगले 30 साल को देखो, तो आपको यात्रा दिखाई देगी। बेसिकली सॉफ्टवेयर ही ऑब्सोलीट हो गया है। क्यों ऑब्सोलीट हो गया? देखो, अब एक और चीज देखो, फाइनली देखा जाए तो हम सब किसी समाज में हैं। सरकार समाज के लिए है, शिक्षा समाज के लिए है कि समाज शिक्षा के लिए है? बोलते जाओ। राज्य समाज के लिए है कि समाज राज्य के लिए? राज्य समाज के लिए, न्याय समाज के लिए, धर्म समाज के लिए, स्वास्थ्य समाज के लिए, व्यापार समाज के लिए, परिवार फाइनली समाज के लिए और मानव समाज। मेरा बच्चा किसी समाज में पैदा होता है, जैसी समाज की वैल्यूज हैं, जैसी समाज की स्थिति है, मेरा बच्चा खेलेगा तो समाज में खेलेगा, पढ़ेगा तो समाज में पढ़ेगा, शादी होगी तो समाज में होगी, और बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा तो समाज में करेगा, और फाइनली जैसी समाज की मानसिकता होगी, परिस्थितियां होगी, वैसा वो ओढ़ लेगा। तो इसका मतलब है कि फाइनली हमारा सबका, हमारी सारी मेहनत का जो डिपॉजिट है, जो बैंक है, वो समाज है। एक बच्चा जिस परिवेश में पैदा होगा, वो परिवेश जितना समृद्ध होगा। आज हमारे घरों में मोबाइल है, बच्चा पैदा होते ही मोबाइल पकड़ लेता है, हमसे अच्छा मोबाइल चलाता है, क्योंकि घर में वो वातावरण था। आपके घर में इंग्लिश बोली जाती है, आपके घर में हिंदी बोली जाती है, बिना ग्रामर के बच्चा इंग्लिश हिंदी पकड़ता है और बहुत बढ़िया बोलता है। इसका मतलब जो चीजें परंपरा के रूप में, घर में गाड़ी है, बच्चा बहुत छोटी एज में गाड़ियां सीख लेता है और सब कुछ सीख लेता है। इसका मतलब है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो परिवार में परंपरा के रूप में उपलब्ध है वो हर बच्चा सीख ही लेता है। इसका मतलब एक बच्चे का सबसे बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है? वो किस वातावरण में पैदा होता है, वो किस वातावरण में पैदा होता है। आज एक बच्चा आज की परिस्थितियों में, मान लीजिए अफगान में पैदा होता है, लड़की बन के पैदा होता है, अब उसको कॉलेज जाने का, पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है, तो एक आदमी की उड़ान भरने की संभावना को ही, पंख ही काट दिए गए, ऐसी भी एक व्यवस्था या अव्यवस्था हो सकती है। तो कुल मिला के हमारे लिए, किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए 3 चीजें हैं, किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए 3 चीजें हैं: संस्कार, वातावरण, अध्ययन। अध्ययन का मतलब है निष्कर्ष लेने की क्षमता, निष्कर्ष लेने की क्षमता और निष्कर्ष को स्वीकार करने की कैपेसिटी, इसका नाम अध्ययन है। तो क्या चीज है हमारे पास? संस्कार हम बदल नहीं सकते, एक गहरे में जाएंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन संस्कार एक, हर व्यक्ति की कोई अपनी जर्नी है, उसकी अपनी स्थिति है। क्या बदल सकते हैं? शिविर के समाज का क्या होगा, मेरे को इससे मतलब नहीं। शिक्षा समाज का शोषण पे चल रही, देखो मतलब सोचने के ढंग से सोचोगे तो कैसी स्थितियां हैं। बच्चे हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, और एजुकेशन के नाम पे हम अपने बच्चों की जिंदगी पे धंधा करते हैं। एजुकेशन धंधा नहीं हो सकता। एजुकेशन वो जगह है, सब जगह से कमाते हैं और जहां केवल इन्वेस्ट करते हैं, और वो हमारा इन्वेस्टमेंट हमको 20 साल बाद किसी मानव के रूप में दिखाई देता है। तो शिक्षा कोई बड़ा काम है, आदमी गढ़ना कोई बड़ा काम है, आदमी बनना, आदमी बनाना दुनिया का सबसे बड़ा काम, और वो जगह शिक्षक है, उसका नाम शिक्षक। कभी समाज बदलेगा तो राजनीति से नहीं बदलेगा, किसी आंदोलन से नहीं बदलेगा, किसी अभियान से नहीं बदलेगा। कभी बदलेगा तो शिक्षा से बदलेगा, किसी क्लासरूम में बदलेगा, किसी टीचर से बदलेगा। और कम से कम थोड़े से इस प्रभाव में दिल्ली के टीचर का जो सम्मान पूरे देश में हुआ है, आज दिल्ली का टीचर पूरे देश में सम्मानित है, क्योंकि लगता है कि नहीं कुछ काम किया है। हर जगह क्या काम किया है ये पता नहीं है, कुछ तो हुआ है ऐसा बोलते हैं, कुछ तो अच्छा हुआ है। तो जो कितने प्रयास आपने किए हैं वो आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में एक वातावरण बना है, देश में लोग स्वीकार रहे हैं कि हम कुछ बेहतर काम हुआ है, जबकि और बहुत बेहतर करने की संभावना है। हमारी दृष्टि में बहुत छोटा सा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत और बेहतर करने की संभावना है। तो इस सारी बातों को देखते हैं तो अभी की स्थिति कैसी है? हमारे पास एक ही घर लूटने के लिए है। इस समाज को लूट के कैसे शिक्षा के माध्यम से अपना घर भर लें, हम राज्य के माध्यम से घर भर लें, न्याय के माध्यम से घर भर लें, धर्म के माध्यम से भर लें,
सारी चीजों को देखेंगे, फाइनली यदि सभी इसी को लूट रहे हैं तो इसकी स्थिति क्या होगी? एक और चीज सोचने की है, एक और चीज सोचने की है। एक मानव अपनी जिंदगी का वारिस है, रात दिन अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए सोचता है। समाज में भी, परिवार में भी, परिवार के बड़े लोग परिवार की बेहतरी के लिए लगातार सोचते हैं। शिक्षा में भी प्रिंसिपल, मिनिस्टर और है ना सारे अधिकारी सोचते हैं। कोई लोग हैं जो फुल टाइम जिम्मेदार हैं। राज्य के रूप में भी कोई लोग हैं जो फुल टाइम जिम्मेदार हैं। न्याय के रूप में भी कुछ लोग हैं जो फुल टाइम उसके लिए सोचते हैं। धर्म में भी, स्वास्थ्य में भी, व्यापार में भी, समाज में। उसके बारे में सोच रहे कि इसको लूटने के लिए सोच रहे? लूटने के लिए सोच रहे। हमारे लिए सब कुछ कह रही है। देखो, जब हम परिवारों की, हमारी हालत ये है कि हम माँ बाप के लिए एक ही उपलब्धि है कि पैकेज कितना मिलेगा। आपको अपने बच्चे के लिए सारे सपने एक शब्द में सिमट जाते हैं कि पैकेज कितना मिलेगा। इसके बाद और कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि हमारी मानसिकता कैसी है। खत्म, खेल खत्म। कहाँ ये चर्चा? शादी करने जाते हो तो क्या देखते हो? हमसे अमीर घर मिल जाए, अच्छा लड़का मिल गया मतलब हमसे अमीर मिल गया। उसका संस्कार क्या था, उसकी जॉब ही तो देख रहे, पैसा ही तो देख रहे। तो हमको लगता है कि यार बस पैसा ही कुछ कर सकता है, बाकी तो कोई चीज पे भरोसा, आदमी पे भरोसा नहीं है, पैसे पे भरोसा है। मेरा साला थोड़ा सा काला, लड़के वाले देखने आए, बोले काला है, घटी घटना है। और दो महीने बाद उसका प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया बैंक में, फिर वो गोरा हो गया और उसी से शादी हुई। इंजीनियरिंग कर लिया है, मेडिकल कर लिया है, शराब पीता है, चलेगा। सामान्य लड़का शराब पीता है, नहीं चलेगा। हमारे नोशन कैसे? तो इन सारी चीजों को बहुत शांति से देखेंगे ना। दूसरे के बारे में चर्चा करना और उसको बहुत अच्छा बुरा भला कह देना बिल्कुल अलग दुनिया है। जब अपनी स्थिति आती है, अपने भीतर हम परिवार में बैठ के बात करते हैं, तो ये पता चला कि इस पूरे समाज को लूट के ही तो हम सब सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, जबकि इस समाज में जो कुछ भी बैंक के रूप में डालेंगे वो आने वाली पीढ़ी को ये बैंक से मिलने वाला है। वो कहानी थी ना, एक तालाब था, उसमें सबको एक लोटा दूध डालना था, तो मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो डालेंगे ही। और सुबह उसमें शुद्ध पानी था, कोई मिलावट नहीं थी। तो ये वही वाला तालाब है। सारे सिस्टम ध्वस्त कर लो जो करना, 20 साल में सारे भ्रम टूट जाते हैं। हाँ, यदि भयावह नहीं है, सॉल्यूशन है। मतलब आपने को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो माइंडसेट सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो गया। तर्क आने के बाद जैसे अभी सभी परिवार में, जैसे दूसरी बात बोलता हूँ, एक सेकंड, एक दूसरी बढ़िया बात शेयर करता हूँ। यहाँ काफी हम बड़े लोग भी बैठे हैं और जवान लोग भी बैठे हैं। कितनी बार परिवारों में ये स्थिति बनती है कि अपने जवान बच्चों से बात करते समय बच्चों का तर्क भारी पड़ता है, हमारा तर्क कमजोर पड़ता है और हमको वो सम्मानजनक वापसी करनी पड़ती है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बच्चों का तर्क एकदम ठीक लगता है, उसका हमारे पास आंसर नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के पास जो तर्क आया है वो एक बहुत एक पॉजिटिव बात है, लेकिन तर्क को दिशा नहीं मिली तो ईगो में कन्वर्ट होगा। और तर्क से रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते भाव से चलते हैं। रिश्ते तर्क से नहीं चलते हैं, रिश्ते भाव से चलते हैं, है ना। तर्क का सदुपयोग कहाँ करें, दो बातें और कह के अभी की बात पूरा करता हूँ, मेरे को लगता है इसको पूरा करता हूँ। देखिए, बहुत एक सुखद संभावना अभी तक थोड़ी सी डरावनी पिक्चर से आ रही है, एक अच्छी पिक्चर भी सामने है। देखो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है और सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हमने लगा लिया। मैं तो अपने बचपन के याद करता हूँ, हमारे मौसा जी दिल्ली पुलिस में थे, एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी होती थी। हमको एक आकर्षण था कि उनके साथ जाके ना एरोप्लेन पास से देखें। तो एरोप्लेन हमारे पास, हमारे लिए बैठने की वस्तु नहीं था, दर्शनीय वस्तु। एरोप्लेन को देखा जाता। आज
स्थिति ये है कि हमारे बच्चों को लगता है कि ट्रेन में 24 घंटे कैसे बैठा जा सकता है, बहुत बोरिंग है। तो उनके लिए ट्रेन ऑब्सोलीट हो गई, फ्लाइट एकदम ऐसा हो गया है। अच्छा, अभी आप एयरपोर्ट पे भी जाओ तो आपको देख के लगेगा कि बिल्कुल कॉमन मास है, उसमें कोई भी विशेषता नहीं रह गई। पूरे एयरपोर्ट पे आपको बहुत एकदम कॉमन मास आपको दिखाई देगा, तो उसमें कोई ये अद्भुत, मतलब मोबाइल जब पहली बार आया था है, हाँ यूएस जा रहा है तो माला वाला आते हुए। लेकिन ये एक अद्भुत बात है, मेरे को कहता हूँ कि हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है। हमारी आपकी एज के लोग, हमने वो सफर भी देखा है बैलगाड़ी वाला। हम बैलगाड़ी में बैठे, हमारे पिताजी पंजाब में जॉब करते थे, हम ट्रेन से आते थे और कैसी ट्रेन होती थी भगवान मालिक, और हापुड़ आके बैठ जाते थे। हमारी माँ, वो गांव में साड़ी पहन के आना होता था, पंजाब में सूट पहनती थी वो, तो एक आड़ती है कि यहाँ सूट बदल के साड़ी पहनती थी, क्योंकि गांव में सूट पहन के नहीं आ सकते थे। फिर गांव में किसी को मैसेज करवाते थे, फिर वो भैंसा बुक की जाता था, तो वहाँ से गांव 5 किलोमीटर पहुँचने का सफर जो है वो 6 घंटा होता था, है ना। ऐसा वो दिन हमने देखे, और आज का भी टाइम मेरे को लगता है तो हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने जो लाखों साल में नहीं हुआ पीछे, वो इन 50 साल में हुआ, वो हमको देखने का मौका मिला। तो इस सेंस में ये कहता हूं कि ये दूसरा और बड़ा परिवर्तन, यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, हजारों इंजीनियर डॉक्टर मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं और एक सुविधा का संसार बसाया जा सकता है, तो तर्क पूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है और संबंध का उजड़ा हुआ संसार जा सकता है। यदि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझकर सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, तो तर्क पूर्वक चैतन्य संसार को समझकर संबंध का संसार भी बसाया जा सकता है। इतना ही काम है। घर ठीक हो गया, गाड़ी ठीक हो गई, कपड़े ठीक हो जाए, मन भी ठीक हो जाए, झंझट खत्म। इतना ही तो कह रहे। पेट भरने का जुगाड़ हो गया, मन भरने का जुगाड़ भी हो जाए, क्या बुरा। एजुकेशन दोनों को एड्रेस करे, पेट भरने का जुगाड़ भी एड्रेस करे और मन भरने का जुगाड़ भी एड्रेस करे, तो इतनी स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाए तो इसका नाम जानकर मानना है, इसका नाम ये है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रहा था, जब आपने बोला कि इसका कोई उपचार नहीं है, प्रारंभ के पहले तर्क संगत, यदि इस मानसिकता के साथ जीते हैं तो ये वहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना। बिल्कुल सही है, आपने आगे इसको कवर किया। इसमें थोड़े इतना ही मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहले तर्क से पहले आवश्यकता होती है स्वयं में चेतना की और दृढ़ता की, और ये भी आवश्यक है कि हम एक कदम तो चलते हैं। एक कदम चल दिया तो चल तो दिए, मार्ग तो तय होगा, लक्ष्य तक तो पहुँचेगा। देखिए, मैं बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन देता हूँ। एक गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं है तो सब आराम से चल रहे, एक के पास आ गई, अब सबके ध्यान में आ गया कि गाड़ी तो है। अब वो 10 साल में लेगा कि 5 साल में लेगा, पर गाड़ी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी अभी हुआ है वो भी गलत नहीं हुआ है। आदमी अपने से अधिक को देख के मोटिवेट होता ही है। अब उसकी दिशा थोड़ी और गलत हो गई, ये अलग बात है। तो यदि आदमी को ये दिख जाएगा, जैसे अभी तक हमारे पास 2 ही मॉडल हैं, अमीरी का मॉडल, गरीबी का मॉडल, ये दोनों संसार पे बोझ है। तो अमीरी गरीबी दोनों से मुक्त होकर एक समृद्ध मानसिकता एक परिवार में आ सकती है, और परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त हो सकता है। सूत्र है, अभाव ना होना ही पात्रता है। अभाव ना होना ही पात्रता है। समझने की पात्रता कब है? जब आपकी अभाव की मानसिकता नहीं है। यदि अभाव है तो पहले आप अभाव भरने जाओगे, चाहे सम्मान का अभाव है कि वस्तु का अभाव है और कोई चीज का अभाव है। तो अभाव से मुक्त मनःस्थिति, अभाव से मुक्त मानसिकता ही समझने के लिए तैयार होती है, वही सुपात्र होता है, उसी को ही रिसीविंग कैपेसिटी बनती है। तो इस सेंस में मैं कहूँगा कि यदि अभी आप देखो, अभी आप एक दूसरा ऑब्जर्वेशन बड़ा आ रहा है,
30 साल की एज का बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो 30 साल में सब निपटा के बोलता है व्हाट नेक्स्ट। ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है ना। हमारे घर का बच्चा है जो IIT मुंबई से बीटेक किया है, एमटेक किया है, अमेरिकन एक्सप्रेस में 8 महीने जॉब किया, 8 महीने जॉब करके बढ़िया रिजाइन किया, घर आ गया। नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। क्या करना है? तो ये सब थोड़ा बहुत चलता ही है, घर में है तो ये सब तो चल ही रहा है। तो बात आई तो फिर घर वालों ने कहा कि भाई घर बैठे PhD कर लो। तो गेट का एग्जाम वो कुछ क्या होता है, नहीं वो GMAT क्या रहता है, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे एडमिशन का टाइम आया, बोले अब नहीं पढ़ना, हो गया। तो दिल्ली रायपुर में IIT की कोचिंग्स चलती हैं, उसमें 2-4 घंटे पढ़ा देता है, अब खाली है तो बाकी समय में कुछ अपना करता रहता है। अभी शादी भी हो गई है। फिर बोले बैठा ही है तो चलो कैट का MBA कर लो। MBA कैट का एग्जाम दिया, 99.9% है, सामान्य तैयारी। एडमिशन का टाइम आया, बोले ये भी नहीं करना है। अब आप देखो एक 26 साल का बच्चा जिसको वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन है और कैट आप समझते हो, इसके बावजूद वो बहुत शांति से बैठा। ये सब नहीं करना। क्या मैच्योरिटी है? इस लेवल की मैच्योरिटी है। तो इस लेवल की मैच्योरिटी भी बच्चों में देखने को मिल रही है। फिर शादी का समय आया, शादी का समय आया तो क्या बोलते हैं मालूम? IITN से नहीं करना है। IITN होगी तो उसको बेंगलोर लेके जाएगी। और मेरे को जीना है तो मेरे पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि पैसा कमाने की मेरी ऐसी कोई मजबूरी है। जितना मेरे पास है और जितनी मेरी ज़रूरत है उतना मैं कमा लूँगा और मैं जीना चाहता हूँ। और यहाँ मेरे को जीने के लिए मेरे को रायपुर में रहना है, रायपुर से बाहर नहीं जाना। तो उसने एक ऐसी लड़की से शादी किया, बातचीत करके पहले से, तो बिल्कुल सामान्य एजुकेशन के साथ, सामान्य परिवार के साथ। यदि स्टेटस वाइज मिलाएंगे तो दोनों परिवार का आपस में कोई स्टेटस नहीं, लेकिन पहले से भैया मैं ये जीवन शैली जीना चाहता हूँ, तो वो पहले से बता रहा हूँ, तुम्हारी सहमति है हम ऐसे साथ चलेंगे तो हम शादी करेंगे। ऐसा सोच के शादी किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक ये वर्ग डेवलप हो रहा है जिन ऊंचाइयों को, जिन लालच, जो लालच हमारे मन में थे, विदेश चला जाए कोई, हमारे समय में विदेश का बड़ा लालच था। आज भी युवा पीढ़ी में उतना लालच वैसा वाला नहीं है, वो आकर्षण नहीं है। ठीक है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा लगता है, लोग चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो तमाम आकर्षण जो कल तक हमको बहुत बड़े लगते थे, फॉरेन गुड्स, फॉरेन जाना, ये तमाम चीज़ें अब उल्टा ट्रेंड चल रहा है। नहीं, अपनी ज़िंदगी तलाश नहीं है, अपने आसपास तलाश नहीं है। ये जो दूसरों की ज़िंदगी कॉपी करके हम दौड़ रहे थे, ये हमको नहीं दौड़ना है। तो ये जो बड़ा वर्ग डेवलप हो रहा है 30 की एज का, जिसने 30 में कोर्स पूरा कर लिया है, वो किसी मीनिंगफुलनेस की तलाश में है। ये भी एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है। इसी चीज़ को जो कहा जा रहा था कि जब हम लोग पहला स्टेप लेते हैं तो उसमें एक समय तक तो लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बोला 5 साल 10 साल के बाद बड़ी तेजी से दिखते हैं। अभी हम बहुत स्पष्ट रूप से आता है। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए दिल्ली में ही सामाजिक मास इस क्वालिटी का उपलब्ध हो, इस बात के लिए ऐसा हम 10 साल पहले सोच ही नहीं पाते। तो आप सबको धन्यवाद है, समय चीज़ें बदली हैं और दिल्ली सरकार के शिक्षकों को इसके लिए धन्यवाद है कि एक माहौल उनकी वजह से बन पाया। गुजरात और राजस्थान में हम देख रहे हैं क्या तेज मूवमेंट है, गजब का मूवमेंट है। तो मेरे को लगता है कि मात्र 10 साल में, अच्छा फिर आपको कहने की जरूरत, मतलब मैं तो 10 मान के चलता हूँ। अब इतनी लंबी सामाजिक जीवन हो गया तो मेरे को 5-10 साल कोई खास बात नहीं लगती है। सामाजिक जीवन में 5-10 साल कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में 5-10 साल का पता नहीं चलता है, समाज की एक अपनी गति होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग एक जो नया मॉडल है, एक भरोसा होने की बात है। एक बार भरोसा हो जाए यार, जिंदगी मुश्किल नहीं है। अपना भाव और विचार मैं हैंडल कर सकता हूँ, मेरे परिवार के भाव और विचार के साथ कोई मिल के काम हो सकता है। अब ये एक परिवार देखो कम से कम हमारे सामने हो गया, महाजन फैमिली। अब इनके पूरी फैमिली, तीनों भाई, तीनों बहुएं, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, उनकी ससुराल, उनकी नंसाल, सब निपटा दिया इन्होंने। पूरे घर के बदल डालूंगा। पड़ोस जैसा भी चल रहा है, चल दिया ना। और ये हम कहेंगे कि भाई जब ऐसा चल रहा है तो फिर आम आदमी शामिल हो रहा है, मल्टीप्लायर चलेगा ये अपने आप। इसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, चलेगा।
तो इससे ये क्लैरिटी हमारी बनी कि बेसिकली अब आशा की किरण एजुकेशन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि तर्क को हम जड़ संसार में ले आए तो जड़ संसार को तर्क पूर्वक समझा जा सकता है, इसको हम प्रूव कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्या तर्क पूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है? इतना नैया पार हो गई, हो गया। कोई भी शिविर ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया के सब लोग आएंगे, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसको सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन नियम वो चीज है जिसको कोई नकार नहीं सकता, और एजुकेशन वो प्लेटफॉर्म है जिससे कोई बच नहीं सकता। खत्म। तो हम लोग भी बहुत कमर में दर्द पा गए, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेके, तब समझ में आ गया कि ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, अपना काम छोटा ही है। तर्क का जो आपने इस जनरेशन के लिए या इस युग के लिए जो महत्व बताया, और तर्क से जड़ संसार को समझा, चैतन्य संसार को समझ रहे हैं, तो आई मीन यू सेड yesterday कि 6 मिलियन ईयर्स से मानवता चल रही है। आई हैव रिकॉर्ड, आई एम कैरिंग अ बुक राइट नाउ विद मी, उसमें 17.5 मिलियन साल का डिस्क्रिप्शन है। अच्छा जी जी, मैं पढ़ सकता हूँ। 17 बिलियन कितना हो गया? मतलब 170 लाख 170 लाख से। अच्छा हाँ बात है कि 170 लाख बुक ऊपर है, आप कहेंगे तो वो पैराग्राफ पढ़ दूंगा जब भी आपकी अनुमति होगी। anyway, it takes you to a reference, it is a scientific book on some basis, whatever. मैं ये कह रहा हूँ कि all these 17.5 million years, क्या ये समय आया है तर्क का, जिसमें हमें मानव का, जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, चैतन्य, संबंध, जीना, जी अब जाके तर्क संगत रूप से समझ में आ रहा है, इसकी साइंस हमारे पास विकसित है, और अब इसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट पे पूरे विश्व में फैला सकते हैं। आर वी एट दैट स्टेज? देयरफॉर इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही, ऐसा नहीं, किसी भी प्लेनेट पे होगा तो ऐसा ही होगा। किसी भी प्लेनेट पे होगा, कोई मोमेंट तक आदमी शरीर के साथ जिएगा, कोई मोमेंट में ईश्वरीय शक्ति को, कोई चमत्कार को स्वीकारेगा, उसके पीछे चलेगा, उसमें साधनाएं करेगा, फिर भौतिकता में इवोल्यूशन करेगा। दोनों का कोई एक पॉइंट आएगा जब आदमी, है ना, इस पॉइंट पे आए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जैसे एक बच्चा जन्म होता है, जवान होता है, शादी करता है, परिवार बसाता है ना, कोई शोध में, कोई रिसर्च में काम करता है, बूढ़ा होता है, चल देता है। तो बेसिकली ऐसा देखा जाए तो ये प्लेनेट अपने इवोल्यूशन के उस पॉइंट पे पहुंचा है जहाँ चैतन्य संसार को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है, पूरा विश्व एक बेहतर स्थिति में आ सकता है। तो ये एजुकेशन को जोड़ा तो शिक्षा और विद्या, इसको भी कवर करके, और दूसरा इनकी बात का भी एक मैं वो, ये सृष्टि का क्रम जो बता रहे थे कि कितने वर्ष का लाइफ स्पैन है, तो प्रमाण है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ये सृष्टि, 2 अरब वर्ष के आसपास ये हो चुका। तो उसको भी आप पढ़ें तो मनवंतर और संवत्सर, मतलब कितने कैसे चतुर्भुजी। तो ये आप तर्क की बात कह रहे हैं, तो जो शास्त्रार्थ होते थे तो वो इस धरती पे, यूपी की धरती पे भी काफ़ी हुए। तो उन शास्त्रार्थ को आप सुनेंगे, चाहे आप 13 लाख वर्ष पहले की रामायण या ये शास्त्रार्थ को सुने, तो क्या उस समय तर्क और वितर्क चलता था? आप सुन के भी मतलब ठीक, तो आज का तर्क और वितर्क तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बीच का कोई एक काल रहा जिसमें तर्क उभरा होगा, कोई एक काल होगा जिसमें दब गया होगा, जाने दीजिए, अपने को उस चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, आज हम क्या कर सकते हैं उसको सोच सकते हैं, विगत से जो मिला है उसका धन्यवाद। हाँ जी, बढ़िया, लिख डालिए क्या समझ में आया, इस पूरी चर्चा से आपको क्या मिला, है ना, किन चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है, क्या उपलब्धि हो सकती है, होने की संभावना है, अब तक हम कैसे, किस मानसिकता के साथ चलते रहे हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो गाड़ी किधर जा रही है, क्या उसमें बदलने की ज़रूरत है, क्या हम कर सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास है, इसका नाम शासन है। तो शासन भय से होता है, शासन लालच से होता है, शासन पर नियंत्रण शासन ही है।
मैं स्वयं भी शासित हूँ स्वयं के द्वारा, वही टूल्स मेरे पास हैं। दूसरा जिसको व्यवस्था कह रहे हैं वो ये है, व्यवस्था का अर्थ ही स्वनियंत्रण, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऐसा ही है। वो लीकेज नहीं है, वो लीकेज नहीं है, बेसिकली होल्ड कर लेते। हेलो, जब ये काम हो जाएगा कि आप तर्क को चैतन्य और संबंधों के वहाँ ले जाएंगे तो ये भय, लालच और आस्था हट जाएगी, पर ब्रॉड स्ट्रक्चर वही रहेगा, मानव परिवार, समाज और वो तो वही है, ठीक है ना। और इसमें तर्क, जड़ संसार, सुविधा में विज्ञान ने काम किया, तो ये विज्ञान आपकी साइंसेज है, जो भी आपकी चाहे उसे आप बायोलॉजिकल, फिजिकल या जो भी साइंसेज करें, तो अब ये जो है ये मन की साइंस की इन्वेंट होना जरूरी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, माइक भैया कहाँ हूँ? है कि प्रकृति की व्यवस्था को समझते हुए इसके अनुरूप मानवीय व्यवस्था को बनाना अभी शेष रहता है। दूसरी पॉइंट नहीं है तो ये बात समझ में आई कि शासन की, वर्तमान शासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन भय, प्रलोभन और आस्था नामक टूल्स के रूप में बाकी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है। हाँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो शासन एक मजबूरी है। मजबूरी है। जैसे आज युद्ध हमारी मजबूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं अब डिफेंस की जरूरत नहीं है, आर्मी खत्म कर दो जी। तो जब तक संसार में वो माहौल नहीं बन जाता है कि हम भयमुक्त होकर जी सकें, तब तक हमको आर्मी मेंटेन करना होगा। तब तक बिल्कुल। है ना? और जब तक ये बाई एजुकेशन हर मानव तक नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस भी मेंटेन करना होगा। बिल्कुल। लेकिन फाइनली ये हमारे ध्यान में रहेगा कि ये हमारी उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी मजबूरियां हैं। लड़ना वीरता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। जीना ही वीरता है। जी। और तीसरा पॉइंट मुझे ये समझ में आया जी कि मैं अपने भाव और विचार को स्थिर रखते हुए हाँ परिवार में ऐसा सपोर्ट दे पाऊं जो समाज में अपना उसी दिशा में अग्रसर करने को प्रेरित कर सके। बहुत बढ़िया। देखिए ये क्लैरिटी तो समाज मेरे घर का आंगन है, मेरा बच्चा खेलेगा तो उस आंगन में खेलेगा, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उस आंगन में बड़ा होगा, और इस समाज में गंदगी है वो मेरे घर में आएगी। तो जितना फोकस हमारा अभी अपने परिवार की बेहतरी के लिए है उतना ही फोकस समाज भी बेहतर हो, ये मेरे परिवार के लिए मेरी जरूरत है कि समाज सेवा है? ये मेरी जरूरत है। इसमें कोई आदर्शवाद नहीं है कि हाँ हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि समाज भय से मुक्त हो, ये मेरे परिवार के सुख शांति पूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है। इसलिए समाज भी स्वस्थ हो और मेरा परिवार भी स्वस्थ हो, उसके लिए कुछ और नहीं करना है, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, अपनी मानसिकता ठीक करनी है और सबकी मानसिकता ठीक होनी। सारी प्रॉब्लम मानसिकता की। आप कुछ कह रहे हैं? और शासन की बात करते हैं तो दोनों में मुझे लगता है बड़ी थिन लाइन डिफरेंस है कि व्यवस्था और शासन जब दोनों एक हो जाए तभी यह तंत्र चलता है, समाज तंत्र। व्यवस्था और शासन जो हम बात कर रहे थे, जब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी तो शासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसे दृष्टा की या जो जिसको हम जो भी कहें कि एक देखने वाले की ये चीज़ें व्यवस्थित हैं, कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता होती है। कितनी भी चीज़, जैसे अगर प्रकृति को भी देखें, प्रकृति का अपना एक स्थिर नियम है और उस नियम को भी चलाने वाला कोई ना कोई तो है, कोई एक शक्ति है। तो ऐसे में इस चीज़ चलाने वाला है कि नहीं है वो समझना है। हमारा बहुत गहरा नोशन वहीं से आ रहा है। कल हमारे कुछ दिल्ली के शिक्षक भाइयों से बात हो रही थी कि ये इतना पंगा हो कैसे गया शासन का। अस्तित्व में कहीं शासन नहीं है, हर इकाई स्वनियंत्रित है और व्यवस्था में भागीदार है, और मानव की कोई व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। और जितने भी हम अच्छे लोग हैं, हम नए प्रकार का शासन करना चाहते हैं। भाई जैसे आखिर कार्ल मार्क्स क्यों फेल हो गया? जितना भी कुछ अच्छा सोचा, फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करने वाला ही यदि गलत दिशा में मुड़ गया, तो हम कैसे गारंटी लें कि जो इसको चलाने वाला होगा वो अवतारी चेतना होगी? तो फाइनली हमारा पूरा प्लान चौपट वहां हो जाता है जहां आदमी की मानसिकता,
जिसने शुरू किया उसने मान लो कुछ ठीक भी शुरू किया, लेकिन जब वो अगले को हैंड ओवर होगा तो कैसे हैंड ओवर होगा? और मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो 8 दिन के शिविर में बन जाएगी, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो लंबा प्रोसेस एजुकेशन का ही है, तो जब तक बाई एजुकेशन, जिस तरह से हमने स्किल को एड्रेस किया, बाई एजुकेशन जब तक मानसिकता को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज स्थायी नहीं है। किसी एक व्यक्ति के रहते कोई संगठन ठीक से चल सकता है, व्यक्ति के हटते ही संगठन बिखर जाता है या संगठन ही बोझ बन जाता है। मे बी टुमारो दिस शासन वर्ड जो है वो मैनेजमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली जिंदा रहने के धरातल पर चीजों के लिए आदमी को यूज करना है। हाँ, चीजों के लिए आदमी को यूज करना है कि आदमी की उन्नति के लिए चीजों को यूज करना है, वो तो एक अलग फैक्टर है। वो एक नहीं है, सारा शिफ्ट यहीं से है, सारा शिफ्ट यहीं से है। आदमी के लिए हम बोले कि एचआर बोले रहे ना, ह्यूमन रिसोर्स, तो आदमी साधन नहीं है, आदमी चेतना है। तो जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो आदमी साधन हो जाता है, वो इंडस्ट्री में एक मशीन की तरह, टूल की तरह यूज होता है। वो टूल बढ़िया से काम करे, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो कुल मिला के आदमी फिर भोग की वस्तु। हम सारे माँ बाप बाजार का हिस्सा हैं कि हम समाज का हिस्सा हैं? बाजार का हिस्सा हैं, जोर से बोलो। हाँ, हम बाजार का हिस्सा हैं, समाज। जब माँ बाप बाजार का हिस्सा हो गए तो बच्चे किसके सहारे पलेंगे? खत्म हो गई बात। क्यों सरकारों से उम्मीद करें, क्यों किसी दूसरे से उम्मीद करें, क्यों किसी एनजीओ से उम्मीद करें? जिनके बच्चे थे वो जिम्मेदार नहीं हुए। एक सवाल था कि एक जब हमने बात की कि जो रिश्ते हैं वो तर्क से नहीं चलते, हाँ, फिर हमने ये भी कहा कि तर्क से चैतन्य हाँ, को समझ बढ़िया करके बढ़िया, और ये बारीक तार निकालते रहो। तो शायद अच्छी जो बात। मैं समझ पाई हाँ। कि जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और चैतन्य को ही समझने की चर्चा कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे तर्क से वही तात्पर्य था कि आज इसको जो ऐसा हम क्रिटिकल इसको थिंकिंग इसके ऐसा ऊपर कर समझते रहे हैं। हैं, इसको ऐसा समझते हैं। समझने के लिए तर्क एक सहारा है। भाव को, जैसे मैं भी कोई आपको बात कन्वे करता हूं तो उसको लॉजिकली सेट कर देता हूं। इसका मतलब है कि समझने के लिए तर्क एक टूल है। समझा तो क्या समझा? भाव समझ में आया। फाइनली समझ भाव है। जब मैं भाव को कम्युनिकेट करता हूं तब भी तर्क एक टूल हो सकता है। तो भाव को समझने के लिए तर्क एक टूल है, भाव को समझाने के लिए तर्क एक टूल है। लेकिन जब जीने की बात कर रहे हैं तो भाव पूर्वक ही जीना होता है। भाव पूर्वक जीते समय कोई बात को समझने और समझाने के क्रम में लॉजिक का यूज कर ही सकते हैं। लॉजिक जब अल्टीमेट है तो वो अहंकार की तरफ जाता है। लॉजिक जब भाव में समर्पित होता है तो वो जीने के काम आ जाता है। एक सवाल और था मेरा कि जैसे हमने बात की कि जो मानव है जब तक वो जानता नहीं है तब तक वो उसे मानेगा नहीं, जब मान लेगा तब वो बिना जिएगा। जाने मानेगा। हाँ, बिना जाने, जब तक जानेगा नहीं तो बिना जाने मानेगा। हाँ नहीं, अगर वो जान करके समझता है फिर हाँ, वो वैसा ही जीता हाँ, हुआ है। कई बार एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर ऑल्सो, जब हम अपने बच्चों को बहुत सी बातें कोशिश करते हैं कि वो ऐसी बातें, वैसे तो हम प्रीचिंग मोड में ही होते हैं क्योंकि आप जानते नहीं है, मानते हैं। हाँ, जानेंगे तो कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये एक टाइम टेकन प्रोसेस भी हो सकता है। और क्या? जैसे डेली रूटीन में बच्चे जंक की डिमांड करते हैं, एज अ पेरेंट हम उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं। कुछ नहीं हो सकता इसमें, इस स्थिति में कुछ नहीं। आपको ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई जाए। क्यों पढ़ाई जाए? कल पानी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। भय से आदमी ज्यादा दिन नियंत्रित नहीं होता। कोरोना में हमने बहुत मास्क लगाया, हम थक गए हैं, हम घर से बाहर जाएंगे, एक बार कोरोना हो जाएगा फिर से लेट जाएंगे। फाइनली ये हो जाता है। तो तर्क से मतलब हम भय से आदमी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक बार मुझको समझ में आ जाए ये सिस्टम ही ऐसा है, उसको अपन चर्चा करेंगे। जैसे एक बार ये स्वीकार हो गया कि प्यास बुझने के लिए पानी ही काम आता है, तो कहाँ आपकी कल्पना में आया कि मिट्टी का तेल या घी पी लूं? तो जो जानना होता है, जानना बहुत ताकतवर चीज है। उसके बाद तो कल्पना में गलती नहीं होती है, बाहर तो होने की बात बहुत दूर है। तो अभी हम जानते नहीं है, मानते हैं और भय दिखा के नियंत्रित करना चाहते हैं। मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उसको भय ठीक नहीं लगता। उससे जो सुख मिल रहा है वो उसको आकर्षित करता है। तो पान के गुटके पे और सब पे लिखा ही रहता है इतना बड़ा जवाड़ा फाड़ के कैंसर का फोटो। इतना बड़ा कैंसर का फोटो लगने के बाद भी आदमी खाता ही है, कहाँ रुकता है उससे? तो आम जितना भी वो फिल्म चलता है, जब भी सिगरेट बीड़ी आती है वो लिख ही देता है धूम्रपान ऐसा है, फिर भी कौन, क्या फर्क पड़ता है उससे?
तो मानव भय से नियंत्रित नहीं है और फाइनली आस्था से भी नियंत्रित नहीं है। फाइनली उसको जानना ही होगा। जानने की, इसलिए आस्थाओं को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आस्थाओं को विश्वास में ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। बिना जाने मानने की बजाय, जैसे हम प्रारब्ध है मानते हैं, भाग्य है मानते हैं, ईश्वर है मानते हैं, आत्मा है मानते हैं, इसको जान लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा ना। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। माइक। जैसे आपने स्मोकिंग का एग्जांपल दिया, तो अगर मेरे कोई पास में उससे मुझे सुख नहीं मिल रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसमें बस क्या हमारे तर्क, क्या बातचीत होनी चाहिए कि हम उसको समझा पाए कि ऐसा ना हो, या फिर मैं समझ जाऊँ कि शायद मेरे को एडजस्ट हाँ, बस वो काम ज़्यादा आसान है। हाँ, वो तो है। मैं प्रभावित ना हूँ, वो समझ लें तो 8वें दिन बात करें। 8वें दिन तक इतना मटेरियल आ जाएगा कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपका आंसर मैं रेडीमेड दूं उसकी बजाय आपका आंसर इवॉल्व हो जाए, वो ज़्यादा सुखद है। हाँ जी, और कोई बात और बताइए। माइक, हाँ जी पीछे माइक। सर मेरा ध्यान इस तरफ गया कि शासन अपने आप में खराब नहीं है। हाँ। और शासन को जो चला रहे हैं वो ऊपर से नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, वो खराब है। अगर नीचे से ऊपर हो जाए तो शासन चलाने वाले लोग अगर ठीक हो जाए तो शासन अपने व्यवस्था ही नहीं हो जाएगी, फिर शासन कहाँ बचे। अगर हम शासन को ऐसे भी देखें, अभी तो आस्था तो पिछले 200-300 साल में आस्था मतलब वो सेकुलरिज्म पे चला गया। जो पोप का जो राज या धर्मगुरु थे वो तो हटा दिया शासन ने। लालच की अगर हम देखें तो पूंजीवाद जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, तो ये भी हटा दिया। सोशलिज्म है ही, तो मुझे लग रहा है सोशलिज्म हम शब्दों में ले आए, मूल में तो कैपिटलिज्म ही है। हाँ, पूरा साम्यवाद कैपिटलिज्म में चला गया है ना। साम्यवाद हार्ड कैपिटलिज्म है, हमारा सॉफ्ट कैपिटलिज्म है। फाइनली हमको इतना, शरीर जब तक माना रहेगा तब तक पैसा ही जीने की धुरी है। तीसरा जो भय, अगर शासन का भय हम देखते हैं तो आज का जो शासन, अगर मैं कंट्री का शासन देखूं तो वहाँ राइट्स भी दे दिए हैं, तो वहाँ भय भी खत्म होता है शासन, मतलब। पर बात फिर ध्यान उसी बात पे जाता है कि आज शासन के पद पे जो लोग बैठे हैं वो अगर नीचे से ऊपर वाले स्वयं में अगर वो समझ ले चीज़ों को, तो वो दूसरों के लिए उपयोगी हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है वो शासन का स्वरूप ही नहीं बचेगा, वो व्यवस्था का स्वरूप में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए, प्रेरणा यदि एग्जिस्टेंस में देखें तो प्रेरणा है, एग्जिस्टेंस में देखें तो इंस्पिरेशन है। हम हर चीज को देख के प्रेरित हो सकते हैं। मैं आपको देख के प्रेरित हो सकता हूँ, आप मेरे से प्रेरित हो सकते हैं। मैं आपको नियंत्रित करूंगा, ये आपको स्वीकार नहीं है, आप मुझको नियंत्रित करेंगे, ये मेरे को स्वीकार नहीं है। जब हमारे पास सही का प्रेरणा उपलब्ध नहीं है तो नियंत्रण करना एक मजबूरी है। लेकिन इससे कोई बड़ी चीज नहीं निकलती, केओस से बच सकते हैं। और फाइनली नियंत्रण करने वाला ही करेला नीम चढ़ा हो जाए तो वो अपने आप में एक अव्यवस्था हो ही जाता है। चलिए, और कुछ हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में हमने कहां से शुरू किया था, फिर से ध्यान में आ जाए। कहां से शुरू किया था? हमने शुरू किया था कि मानव सुखी होना चाहता है, स्वीकृति में सुख है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, इसकी बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था को नेचर में समझने गए, नेचर में व्यवस्था ऐसा मिला, हमारी व्यवस्था ऐसे मिला। तो पता चला इसको बोल रहे हैं स्वयं को शरीर मानकर जीना। स्वयं को शरीर मानकर जीना, इसको बोल रहे हैं जीव चेतना, एनिमल कॉन्शियसनेस। स्वयं को शरीर मानकर इंद्रियों से सुखी होना और रूप बल धन पद से सुखी होना, इसको बोल रहे हैं एनिमल कॉन्शियसनेस। और समाधान से, ज्ञान से सुखी होना, इसको बोल रहे हैं मानव कॉन्शियसनेस। देखो, पशु और मानव में इतना ही फर्क है कि मानव में समझने की ताकत है, और समझना अपने आप में सुखदायी काम है, समझ के जीना अपने आप में सुखदायी काम है। उसका प्रमाण क्या है? 8वें दिन तक आपका लिसनिंग, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और 9वें दिन जब घर जाओगे ना, सुबह उठोगे तो आज लगेगा आज कहाँ जाऊँ। इतना आदत हो जाता है 8 दिन में। डेली वो डिस्कशन, वो रूटीन, वो कुछ नया मिलता है, कुछ हम नया सोचते हैं। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन का कुल पर्पस इतना है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस।
जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। जीव चेतना से मानव चेतना में हम माँ बाप परिवर्तित हो जाएं, अपने घरों के वातावरण को बेहतर बना सकें, क्योंकि बच्चे के साथ शिविर नहीं चलता है, वो तो अपने आचरण को ही देखता है। तो एक बच्चे के लिए, किसी परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है कि उसके माँ बाप किसी मानव चेतना के साथ में जीते हैं। उसके परिवार का परिवेश जीव चेतना का परिवेश नहीं है, वो मानव चेतना का परिवेश, मानव चेतना का वातावरण। तो जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन हो जाए, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन हो जाए, फिर डॉक्टर होगा अच्छा ही करेगा, इंजीनियर होगा अच्छा ही करेगा, खेती करेगा तो भी अच्छा करेगा, जो करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ? क्या बोल बोल दो बात। ये क्लैरिटी हमारी बनी कि मानव सुख की तलाश में है, सुख स्वीकृति के साथ है, स्वीकृति व्यवस्था के साथ है, और व्यवस्था को समझना ही समाधान है, और ना समझना ही समस्या है, दुख का कारण है। तो इसका मतलब सुखी होने का सिलेबस क्या है? सुखी हो संसार के सारे लोगों के लिए सुखी होने का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस क्या है? व्यवस्था कहाँ कहाँ है उसको समझना है। तो सबसे पहले मानव एक एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है, एक एग्जिस्टेंशियल व्यवस्था है। तो मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना, और प्रकृति में व्यवस्था को समझना। प्रकृति में व्यवस्था को समझना, जीना और समझाना, इतना ही काम है। तो काम ज्यादा बड़ा नहीं। इससे कम में चलेगा नहीं। कोई भी मानव में व्यवस्था को समझना। देखिए किसी चीज में, हाँ जी साथ साथ चलते हैं फटाफट। किसी भी चीज में, किसी चीज को समझने के लिए उसकी आवश्यकताओं को समझना